नमस्कार। आज हम प्रेसिडेंसी शहरों के मेयर कोड्स पर विचार विमर्श करेंगे। प्रेसिडेंसी शहरों के मेयर कोड्स, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी विदित कराया था, 1726 के राजलेख द्वारा प्रभाव में आया। मद्रास, बम्बई, बंगाल, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अनेक क्षेत्रों में आंग्ल बस्तियां स्थापित की और उन बस्तियों में अपने अकॉर्डिंगली, इंग्लिश कानून के अकॉर्डिंगली कानून और व्यवस्था का संचालन करना चरणबद्ध रूप से प्रारंभ किया। इसी कड़ी में 1726 का राजलेख चार्टर ऑफ 1726 आता है। इसकी मुख्य बात यह है कि नगर निगम और मेयर कोर्ट की स्थापना की गई। 1726 ईस्वी से पहले नगर निगम की स्थापना नहीं थी और मेयर कोर्ट्स की स्थापना नहीं थी। इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि नगर निगम अर्थात स्थानीय स्वशासन अर्थात प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन और मेयर कोर्ट्स अर्थात न्यायिक व्यवस्था का संचालन, प्रशासन और न्याय व्यवस्था दोनों अपने समानांतर रूप से, चरणबद्ध रूप से अंग्रेज़ों ने प्रारंभ किया। और कालांतर में आप देखते हो कि आज भी संविधान लागू होने के इतने वर्षों के पश्चात भी कहीं न कहीं उस चीज़ का पुट या उस चीज़ का लाभ हमें आज भी मिलता है। मैंने आपको क्लास के समय भी बताया था कि अंग्रेज़ों की कुछ हमारे यहाँ अच्छी चीज़ भी देनदारियाँ थी। उन्होंने हमें अच्छी चीज़ दिखाई, प्रशासनिक तरीके का संचालन, न्याय व्यवस्था का संचालन, कानून व्यवस्था की एकरूपता, संहिताबद्धता, चरणबद्ध रूप से। मैं आपको मजाक में कहता था कि जैसे ट्रेन अगर चलती है तो उसमें भी कहीं न कहीं अंग्रेज़ों की देन थी, क्योंकि देसी राजा महाराजा रजवाड़े निश्चित रूप से वो योग्य थे, समर्थ थे, धन धान्य से परिपूर्ण थे, लेकिन उनमें टेक्नोलॉजी का अभाव था। इसी कड़ी में 1726 का जो राजलेख बना, इसमें मेयर कोर्ट को दीवानी अधिकारिता दी गई, अर्थात समस्त प्रकार के सिविल मामले, वैवाहिक मामले, हिंदू मुस्लिमों की पर्सनल लॉ से इतर उनके अलावा जो कोई डिस्प्यूट होते थे उनको सुलझाने की शक्ति उनको दी गई। इसके पारित होने के मुख्य कारण कई थे। पहला तो ये है कि दक्षिण भारत के अतिरिक्त कंपनी का प्रभाव बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांतों में भी फैल गया था। इसलिए अत्यधिक विस्तार के कारण अनुभव किया गया कि कोई न कोई एक सिस्टेमेटिक व्यवस्था का हमें संचालन करना चाहिए। दूसरा यह है कि 1726 तक कंपनी द्वारा भारत में स्थापित न्यायालयों में ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में मान्यता प्राप्त नहीं थी, लेकिन कंपनी ये चाहती थी कि उसके द्वारा भारत में स्थापित न्यायालयों को अंग्रेजी विधि व्यवस्था में मान्यता प्रदान किया जाए। कहने का तात्पर्य है कि अंग्रेज़ों ने शुरुआत से ये सोच लिया था कि अब हमें न्याय प्रशासन को अपने हाथों में लेना है और इसलिए हमें भारतीयों की या स्थानीय लोगों की मान्यता की परम आवश्यकता है। इसी तरह इसके मुख्य प्रावधान 1726 के जो मुख्य प्रावधान हैं वो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें नगर निगमों की स्थापना, नगर निगम को समाप्त करके उसके स्थान पर नगर निगम की व्यवस्था की। इसमें विभिन्न एल्डरमैन होते थे, 7 एल्डरमैन होते थे जिसको इसका संचालन करते थे। एक मेयर होता था, मेयर का कार्यकाल भी निश्चित था। एल्डरमैन का पद स्थायी था और वह आजीवन काल तक और प्रेसिडेंसी शहर में निवास करने तक अपने पद पर बना रह सकता था। इसी तरह दूसरी इसकी व्यवस्था थी, प्रत्येक प्रेसिडेंसी शहर में मेयर कोर्ट की स्थापना की गई। ये भी एक आंग्ल बस्तियों के सभी दीवानी मामलों को निपटाने के लिए एक कोर्ट की आवश्यकता हुई और सभी आंग्ल बस्तियों में एक एक मेयर कोर्ट की स्थापना की गई जो दीवानी झगड़े सुलझाते थे। मेयर कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय थे और अभिलेख न्यायालय होने के कारण उन्हें अपने दंड का अवमान देने का भी अधिकार था। इसी तरह तीसरी व्यवस्था है 1726 चार्टर की, आपराधिक न्याय प्रशासन। देखिए, आपराधिक न्याय प्रशासन के लिए
प्रत्येक प्रेसिडेंसी के राज्यपाल तथा उसकी परिषद में 5 वरिष्ठ न्याय सदस्यों को शांति न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। ये शांति न्यायाधीश अपराधियों को बंदी बनाकर छोटे मोटे अपराधों के लिए दंडित कर सकते थे। कहने का तात्पर्य था कि मेयर कोर्ट के माध्यम से जहां दीवानी झगड़ों को, दीवानी मामलों को सुलझाने के लिए एक सुव्यवस्थित व्यवस्था का आरंभ किया गया था, उसी तरह आपराधिक मामलों के भी निपटारे के लिए एक व्यवस्था शुरुआत की गई थी और जो आगे जाके बहुत फलभूत सिद्ध हुई। इसी तरह अब एक सवाल आता है कि राजपत्र के अंतर्गत भारत स्थित कंपनी को दी गई विधायनी शक्ति, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को विधायनी शक्ति थी कि नहीं थी? क्या वह नियम बना सकता था या नहीं बना सकता था? इस राजपत्र के द्वारा उन्हें कुछ विधायनी शक्ति प्रदान की गई। 1726 के राजपत्र में प्रत्येक प्रेसिडेंसी के सहपरिषद राज्यपाल को प्रशासनिक व्यवस्था हेतु स्वयं ही उप विधि, नियम, विधि, अध्यादेश लाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। राज्यपाल द्वारा इस प्रकार निर्मित कानूनों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को अर्थदंड या अन्य दंड दिए जाने का प्रावधान इस 1726 चार्टर के अंतर्गत किया गया। अब प्रश्न आता है कि 1726 से 1753 तक का जो कार्यकाल था वह कैसा निकला। देखिए, इनमें बहुत ज़्यादा आपसी झगड़े हुए। एक तरफ मेयर कोर्ट को प्रबल बना दिया गया, दूसरी तरफ सहपरिषद राज्यपाल। अब जैसे केस मैंने आपको क्लास में भी बताया था, बम्बई का धर्म परिवर्तन का मामला 1730 में हुआ था। बम्बई का धर्म परिवर्तन का मामला, इसमें सिंपी जाति का एक हिंदू महिला ने ईसाई धर्म स्वीकार किया, जिससे नाराज़ होकर उसके 12 वर्षीय पुत्र उसे छोड़कर बम्बई में अपने रिश्तेदारों के यहाँ चला गया। जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों से अपने पुत्र की मांग की। मामला कोर्ट में गया। मेयर कोर्ट ने उन संबंधियों को आदेश दिया कि वे बालक को उसकी माता को सुपुर्द कर दे, परंतु मेयर कोर्ट के निर्णय से हिंदू जाति के लोग असंतुष्ट हो गए। उन्होंने सहपरिषद राज्यपाल के यहाँ अपील कर दी और उन्होंने कहा कि ये जो निर्णय करने का अधिकार था ये मेयर कोर्ट को नहीं था। इस कारण ये एक मेयर कोर्ट और सहपरिषद राज्यपाल में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। इसी तरह आपको ये याद रखना चाहिए, अरब व्यापारी का मामला, ये भी 1730 में हुआ था। मैंने आपको बताया अरब व्यापारी का मामला। सहपरिषद राज्यपाल ने अरब व्यापारी को निर्दोष ठहरा दिया था किसी मामले में, और इसके लिए ये कहा गया कि दीवानी अदालत में हर्जाने का दावा प्रस्तुत किया गया। लेकिन सहपरिषद राज्यपाल और मेयर कोर्ट, दीवानी अदालत, यहाँ भी एक दूसरे से मत भिन्नता रखते हैं और तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई। फिर भी 1726 का जो चार्टर है इसके कुछ अपने महत्व हैं। महत्व क्या हैं कि एक तो एक समान न्याय व्यवस्था। पहला तो महत्व ये है कि एक समान न्याय व्यवस्था की ओर भारत अग्रसर हुआ, चाहे वह अंग्रेज़ों के कारण ही हुआ हो, लेकिन एक समान न्याय व्यवस्था तीनों प्रेसिडेंसियों में, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता। इससे पहले क्या थी कि मद्रास में अलग प्रकार की न्याय व्यवस्था थी, बम्बई में अलग प्रकार की थी, कलकत्ता में अलग प्रकार की थी। अब ऐसा नहीं था। दूसरा, प्रेसिडेंसी शहरों में स्थापित मेयर कोर्ट ऐसे प्रथम न्यायालय थे जो ब्रिटिश सम्राट द्वारा स्थापित किए गए थे। मेयर कोर्टों की स्थापना ब्रिटिश सम्राट द्वारा की गई थी और इससे पूर्व भारत में कंपनी द्वारा संचालित न्यायालयों को ही मान्यता प्राप्त नहीं थी। तो ये भी एक इसका महत्व बना। इसी तरह आपका बनता है, मेयर कोर्ट के निर्णयों की अपील सहपरिषद राज्यपाल के यहाँ प्रस्तुत की जा सकती थी और इसके बाद में दूसरी अपील इंग्लैंड के सहपरिषद सम्राट, किंग ऑफ काउंसिल के यहाँ दायर हो सकती थी। कहने का मतलब है अपील दायर करने का अधिकार जो प्रत्येक मनुष्य का होता है वह भी इसमें प्रावधानित किया गया। इस तरह से ये महत्व था। इसी 1726 का एक और महत्व ये था कि भारत में विधान परिषदों का प्रारंभ हुआ, और जो विधान परिषदों का जब प्रारंभ हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि एक शुद्ध रूप से डेमोक्रेटिक व्यवस्था, प्रजातांत्रिक व्यवस्था
जो थी नहीं, लेकिन उसकी ओर हमने एक कदम बढ़ाया और आज जो हम प्रजातंत्र के रूप में देखते हैं उसका कहीं न कहीं पहला कदम 1726 ईस्वी का चार्टर था। इसी तरह कुछ इसमें दोष भी थे। पहला दोष था जैसे कि न्यायाधीशों का विधि में अनुभवी और पारंगत होना आवश्यक नहीं रखा गया। जब कोई न्यायाधीश विधि में पारंगत या अनुभवी नहीं हो, आप कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार से वह न्याय करेगा। लेकिन ये एक इसका दोष रहा था। दूसरा ये कि 1726 के पूर्व कंपनी द्वारा न्याय प्रशासन तथा व्यवस्थापिका को एक दूसरे से पूर्णतः पृथक करने का प्रयत्न किया गया, परंतु इनमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। तीसरा ये कि इसमें मेयर कोर्ट और सहपरिषद राज्यपाल में अक्सर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि 1726 का जो चार्टर है उसकी कुछ महत्व भी हैं और उसका कुछ दोष भी थे। आपको देखना ये है जो मैंने आपको पहले भी बताया, और दोबारा इस आधार पर मैंने आपको इंगित किया। आप किताब से इसको देखते हुए अच्छे नोट्स बनाइए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।